हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोरा कागज यूपीएससी। आई होप सो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इन क्लासेस में एमपी हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने प्री हिस्टोरिक एज एंड चालकोलिथिक एज को क्या है कवर किया। साथ ही साथ हमने और भी अदर फैक्ट देखे थे, और भी टॉपिक्स को कवर किया था। आई होप सो आपने वो क्लास देख ली होगी और जो भी मैंने होमवर्क दिया था उसे भी कंप्लीट कर लिया होगा एंड रिवीजन भी कर लिया होगा। तो इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग वैदिक काल, महाकाव्य और महाजनपद काल, इन टॉपिक्स को क्या है डीपली कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक पीरियड ना, जो इंडियन हिस्ट्री में वैदिक पीरियड की जो स्टार्टिंग है वो क्या है, आर्यों के आगमन के साथ मानी जाती है। ठीक है, क्या था कि जो आर्यों का जो प्रारंभिक आर्यों का जो निवास स्थान था वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था। ठीक है, हाँ, और स्टार्टिंग में जो हमारा वैदिक साहित्य था उसमें मध्य प्रदेश का ना क्लियरली उसमें उसको डिफाइन नहीं किया गया है एमपी के बारे में। लेकिन जैसे जैसे आर्यों का जो एक्सपेंशन है, जो विस्तार है, वो साउथ की ओर होता गया ना, तो उसमें मध्य प्रदेश का जो पार्ट भी गया उसमें इंक्लूड हो गया था। तो जनरली मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरीके से कहाँ कैसे एक्सपेंशन हुआ था। ठीक है, ये आपने हिस्ट्री में डीपली पढ़ा होगा। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें इन चीजों को और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एमपी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। अब क्या ऋग वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब जो ऋग्वेद है, अपने में पता है हम 4 वेद है ना, तो इनमें से ऋग्वेद में नर्मदा नदी और जो विंध्याचल का क्या है क्लियरली उल्लेख नहीं है दिया गया है, लेकिन जो दक्षिणा पथ है, मतलब दक्षिण जाने वाला मार्ग है, उसका मतलब जो है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आते उत्तर वैदिक काल में, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। और मैं यहाँ पे आपको सिर्फ मेन मेन पॉइंट बता रही हूँ, हम इसको डीपली इंडियन हिस्ट्री में कवर करेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को। ठीक है, तो इसमें सतपथ ब्राह्मण, तो इसमें क्या है रेवोत्तर को का उल्लेख किया गया है, जिसमें क्या है नर्मदा नदी के संदर्भ में देखा जाता है इसको रेवोत्तर, क्योंकि रेवा नदी भी बोलते हैं नर्मदा नदी को। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण, तो इसमें ना निषाद जो ट्राइब है उसका वर्णन किया गया, जो कि जो विंध्याचल के क्या है वनों में रहती थी। ये जो निषाद ट्राइब थी, मतलब जनजाति, ये जो थी ना अनार्य जनजाति थी, जो कि मध्य प्रदेश की मूल निवासी मानी जाती। तो ये भी आपको याद रखने निषाद जनजाति के बारे में। एक कथाओं या अनुश्रुतियों के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में जो एक यदु कबीला था, नाम था यदु कबीले ने विंध्य पर्वत को पार करके क्या है मध्य प्रदेश में आर्य संस्कृति का क्या है सर्वप्रथम विस्तार किया था। तो ये भी फैक्ट आपको क्या है याद रखना है। ठीक है, वैदिक पीरियड में हमने ये इंफॉर्मेशन देखी। ठीक है, मेन मेन फैक्ट देखे। ठीक है, अब आते हैं पौराणिक या महाकाव्य काल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेन मेन जो डायनेस्टीज थी उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग हाय हाय डायनेस्टी। ये बहुत ही फेमस डायनेस्टी थी, है ना, मध्य प्रदेश की। तो ये जो है हाय हाय डायनेस्टी, हाय हाय राजवंश, ये मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन और गौरवशाली और शक्तिशाली राजवंश था। ठीक है, अब इसके स्थापना किसने की थी, तो यदु, जो कि ययाति के पुत्र थे, उनके वंशज हाय हाय ने हाय हाय वंश की, इसलिए उन्हीं के नाम पे क्या पड़ा नाम, हाय हाय डायनेस्टी। अब इनके मेन मेन की पॉइंट देख लेते हैं कि भाई ने किस चीज का एस्टेब्लिशमेंट किया, कौन इसमें प्रतापी शासक थे। ठीक है, तो क्या था, महिष्मति की स्थापना हुई थी इसी राजवंश के टाइम पे। तो इस वंश के मतलब प्रतापी राजा थे मुचकुंद। ठीक है, उन्होंने क्या थी महिष्मति की, जो कि अभी प्रेजेंट महेश्वर खरगोन पश्चिमी निमाड़, इस नगर की क्या है स्थापना करी थी। किन किन, तो यहाँ पे एक फैक्ट आ जाता था मुचकुंद। तो मुचकुंद ने विंध्य और सतपुड़ा, तो विंध्य को ऋक्ष बोलते थे उस टाइम पे, और सतपुड़ा को बोलते हैं पर्यात्र। इन दोनों पर्वतमालाओं के मध्य क्या करा था, महिष्मति नगर की स्थापना की थी। कुछ सोर्स में बोला जाता है कि राजा महिष्मन द्वारा भी ये क्या है नगर बसाया गया था। तो आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं, ये एमपीपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने विंध्य और सतपुड़ा के ओल्ड नेम भी बता दिया, ऋक्ष और सतपुड़ा को पर्यात्र। तो कहीं ऋक्ष या पर्यात्र इसके बीच में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस वंश के एक बहुत ही प्रतापी राजा थे कार्तवीर अर्जुन, इनको सहस्त्र अर्जुन भी कहा जाता था। ये एक है वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे। तो इन्होंने कई पुराणों के अकॉर्डिंग भी बताया जाता है कि इन्होंने ना संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी। किन्होंने, सहस्त्र अर्जुन, कार्तवीर अर्जुन ने। और जो लंकापति रावण को युद्ध में परास्त करके बंदी भी बना लिया था, तो इसलिए बहुत ही क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कार्तवीर अर्जुन। इन्होंने एक और फैक्ट है कि इन्होंने ना करकोट के युद्ध में अनूप देश, मतलब जो निमाड़, उसको भी पराजित किया था।
ठीक है। अब इनके बाद ना कई बोलते हैं बहुत सारे शासक आए थे, जैसे जयध्वज, ताल, जंग, बीतिहोत्र, इन्होंने भी क्या है शासन किया था। ठीक है। अब एक और फैक्ट है यहाँ पे, जो कार्तवीर अर्जुन ने वो जमदग्नि ऋषि, भगवान ये परशुराम जी के पिता थे, उनकी कामधेनु गाय, ये स्टोरी आपने सुनी भी होगी, उनका क्या कर लिया था, हरण कर लिया था, जिसके कारण क्या था, भगवान परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन का क्या है वध कर दिया था। और हाय हाय वंश की जो मतलब उसके बाद क्या, उनके बाद जो भी कार्तवीर अर्जुन के बाद शासक आए वो इतने ज्यादा शक्तिशाली या नहीं थे। ठीक है। जैसे मैंने बताया भी कौन कौन आए, जयध्वज आए, तालजन, जंधाय, बीतिहोत्र थे, इन्होंने शासन किया था। तो इस प्रकार से आपको पता है कि किन्होंने वध किया था, तो भगवान परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन का क्या कर दिया था, वध कर दिया था। तो यहाँ पे आपको हाय हाय राजवंश में किसने स्थापना करी, तो हाय हाय ने की, तो इसलिए हाय हाय राजवंश। महेश्मती की स्थापना किसने की, मुचकुंद ने। ठीक है। अब इसमें एक बहुत ही प्रभावशाली और महाप्रतापी शासक थे, सहस्त्रार्जुन, कार्तवीर अर्जुन। ठीक है। उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर इनका परशुराम से संघर्ष कैसे हुआ, तो इन्होंने जमदग्नि ऋषि थे जो कि भगवान परशुराम जी के पिताजी थे, उनकी कामधेनु गाय को क्या कर लिया था, हरण कर लिया था, जिसके कारण भगवान परशुराम ने क्या करा, कार्तवीर अर्जुन का वध कर दिया, जिसके कारण फिर हाय हाय वंश क्या होती है, उसकी शक्ति समाप्त होती है, क्योंकि उसके बाद इतने प्रभावशाली और प्रतापी शासक नहीं आए। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा हाय हाय राजवंश कंप्लीट होता है। हमने मेन मेन फैक्ट पढ़े। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या, इक्ष्वाकु एवं चंद्रवंश पर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बना लेते हैं इस वंश को पढ़ने से पहले। ठीक है। तो अब इक्ष्वाकु बोल के ना महान एक चक्रवर्ती सम्राट थे, मांधाता, और उनकी रानी थी बिंदुमती, जिनको चित्ररथी बोला जाता है। तो उनके ना 3 पुत्र हुए थे, एक थे पुरुकुत्स, दूसरे थे अम्बरीश और तीसरे थे मुचकुंदा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसलिए ये क्रोनोलॉजी या बता रही हूँ कि ये इनके पुत्र थे, क्योंकि तो थोड़ा सा स्टोरी हमारी सेट हो जाए, कि फिर हम नाम ले कि अब मुचकुंद नाम ले, मतलब पुरुकुत्स नाम ले रहे हैं या अम्बरीश नाम ले रहे हैं, तो कंफ्यूज ना हो ये कौन है, इसलिए है ना। तो इनके 3 पुत्र थे। तो जो पुरुकुत्स थे वो बड़े बेटे थे। इनका जो विवाह था ना, वो नर्मदा नदी से हुआ था। किन से हुआ था, जो कि नाग कन्या थी। किनका विवाह हुआ था, पुरुकुत्स का विवाह हुआ था नाग कन्या नर्मदा नदी से। जो पुरुकुत्स थे इन्होंने ही रेवा नदी का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, नर्मदा नदी कर दिया था। ठीक है। तो इसलिए मैंने पुरुकुत्स के बारे में बताया, कौन थे, क्या इन्होंने क्या काम किया। ठीक है। इसी वंश के राजा थे मुचकुंद। कौन थे, मुचकुंद। इन्होंने मानधाता नगरी ओमकारेश्वर खंडवा की क्या है, स्थापना की थी। मानधाता नगर वर्तमान में ओमकारेश्वर खंडवा, इसकी क्या है, स्थापना की। तो मुचकुंद बहुत ही फेमस थे। ठीक है। तो याद रखना किस वंश से थे ये, इक्ष्वाकु वंश से थे। ये जगह ये फैक्ट भी देखने को मिलता है कि जो हाय हाय वंश के राजा महेश्मत थे, इन्होंने ही मानधाता नगरी का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, महेश्मती रख दिया था। तो ये एक फैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये इक्ष्वाकु वंश में इतना ही हम पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट था। अब आ जाते हैं कारुष वंश। क्या है, कारुष वंश, जो मनु वैवस्वत थे। ठीक है। उनके 10 पुत्र थे। तो जो सबसे मतलब 10 पुत्रों में से एक पुत्र थे कारुष। तो इन्होंने क्या किया, कारुष या कारुष देश की क्या स्थापना की थी, जिसे हम प्रेजेंट में क्या है, बघेलखंड है ना के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल जाता है कि बघेलखंड को पहले क्या बोलते थे, कारुष या करुष बोला जाता था। ठीक है। ऐसे बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड को बोलते हैं जेजाक भुक्ति बोला जाता है, या जो झौती भी पुराना नाम था। तो ये मैंने 2 ओल्ड नेम बता दिए, बघेलखंड, बुंदेलखंड के। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं रामायण काल और महाभारत काल। ठीक है। तो रामायण काल में जो मध्य प्रदेश के ना अंतर्गत महाकांतर, जिसे महावन भी बोलते हैं, तो दंडकारण्य स्थित थी। तो ये दोनों फैक्ट भी आपको याद रखना है कि रामायण काल के टाइम पे कौन कौन से क्षेत्र जो थे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते। तो महाकांतर, महावन भी बोलते थे, और दंडकारण्य थे। ठीक है। अब देखिए जो भगवान श्री राम थे ना, उन्होंने अपने वनवास का मैक्सिमम जो अधिकांश टाइम था वो चित्रकूट जो कि सतना और दंडकारण्य जो कि अभी वर्तमान में बस्तर बालाघाट का वन क्षेत्र है, वहां पे व्यतीत किया था। और जो भगवान राम के भाई थे शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दशाण, विदिशा का पुराना नाम था दशाण, पर शासन किया था। ठीक है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है। अब आते हैं महाभारत काल। तो चेदी, चेदी का बुंदेलखंड में। ठीक है। यहाँ पे क्या था, हमने 2 जो महाभारत काल देखे यहाँ। तो यहाँ पे चेदी जो कि बुंदेलखंड में आता है, यहाँ का जो प्रतापी शासक थे वो कौन थे, शिशुपाल थे, जिनका वध भगवान किन्होंने किया था, श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। और जो इसकी राजधानी थी वो
शुक्तिमती थी। अब आते अवंती की देखते, तो अवंती मतलब उज्जैन में। यहाँ के जो शासक थे विंद और अनुविंद थे। इन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से भाग लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि महाभारत के टाइम पर किन्होंने कौरवों की ओर से मतलब साथ दिया था और किन्होंने पांडवों का साथ दिया था। तो ये भी हम आगे इसको देखेंगे। तो विंद और अनुविंद का याद रखना है कि इन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने महाजनपद काल में। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अब जो बुद्ध के जन्म के टाइम के मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारतवर्ष था हमारा, वो 16 जनपदों में बटा हुआ था। कितने जनपदों में? 16 जनपदों में। ठीक है, अब इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? तो एक बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय से मिलती है। ठीक है, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुतर निकाय, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में क्या है, इसमें क्या 16 महाजनपदों की के बारे में बताया गया। उनमें से जो 2 महाजनपद थे वो मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा में स्थित थे। कौन कौन से? अवंती महाजनपद और छेदी महाजनपद। ठीक है, तो 16 आई होप तो आपको याद होंगे, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। ठीक है, जैसे अंग, मगध, काशी, वत्स, बज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पांचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अश्मक, गांधार। ये क्या थे? 16 महाजनपद थे। अब ये हम पढ़ेंगे जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश में की भौगोलिक सीमा में स्थित थे उन महाजनपद को कवर करने वाले हैं। पहला है अवंती महाजनपद और दूसरा है छेदी महाजनपद। ठीक है, तो अगर बोलें कि सबसे पहले जो अवंती शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है ना, तो जो सर्वप्रथम ऋग्वेद है ना, उसकी ऋचा में अवंती शब्द का क्या है, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और अगर हम देखें कि किसी राज्य अथवा स्थान के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है, तो आपने पढ़ा होगा पाणिनि की जो अष्टाध्यायी। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी की सूत्र में प्राप्त होता है। तो अगर शब्द की बात करें तो ऋग्वेद की एक ऋचा में, और यदि हम एक राज्य अथवा स्थान के रूप में सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला अवंती जनपद का, तो वो पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्र में प्राप्त होता है। ठीक है, ये है। बोले तो अवंती राज्य की स्थापना किसने की थी, तो जो हाय हाय वंश हम ऊपर पढ़ के आए हैं उसमें कार्तवीर अर्जुन थे, है ना, तो उनके पुत्र थे अवंती। उन्होंने अवंती राज्य की क्या है, स्थापना की थी। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। तो जो अवंती महाजनपद था ना, ये वर्तमान जो हमारा मालवा क्षेत्र वहां पे विस्तृत था, पूरा एक्सपांड था। तो ये बौद्ध जो अवंती था, ये बौद्ध काल में भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से क्या था, एक था। इसे विंध्याचल पर्वत 2 भागों में बांटता है। ठीक है, एक था उत्तरी अवंती, एक है दक्षिणी अवंती। अब जो उत्तरी अवंती थी इसकी राजधानी उज्जैनी थी, मतलब उज्जैन। और जो दक्षिणी अवंती थी इसकी राजधानी महेश्वर थी। ठीक है, और एक फैक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ही, मार्कंडेय पुराण आपने पढ़ा होगा ये हिस्ट्री में। तो इससे क्या होता है, क्लियर होता है, मतलब पुष्टि होती है कि जो उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के बीच में ना वेत्रवती नदी क्या है, बहती थी। किसके अकॉर्डिंग? मार्कंडेय पुराण के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो अवंती का बौद्धकालीन नाम था वो था अच्युतगामी या अच्युतगामिनी मिलता है। ठीक है, बौद्धकालीन नाम, क्योंकि हम ऊपर ही पढ़े हैं कि ये बौद्ध काल में क्या था, सबसे शक्तिशाली राज्य था क्या, अवंती। है। तो अब यहाँ के शासक के बारे में देख लेते हैं। तो जब बुद्ध के समकालीन अवंती के जो शासक थे ना, वो चंड प्रद्योत थे। थोड़ी इनका जो स्वभाव या नेचर था ना, बहुत ही मतलब क्रोधी प्रवृत्ति के, मतलब अत्यंत क्रोधित होते थे ये। एक स्टोरी भी आपने सुनी होगी इनके, पीलिया वाली, जब जीवक इनसे मतलब थोड़े भागे थे इनसे डर कर। सुना होगा, थोड़ा बता देते उस स्टोरी के बारे में। तो जब इनको क्या है, पांडु रोग, पीलिया को पांडु रोग भी कहते हैं, तब हुआ था। तो जब किनको, चंड प्रद्योत को। तो उस टाइम पे मगध सम्राट थे बिंबिसार, तो उनके राज वैद्य थे कौन, जीवक। तो उनको इनके उपचार के लिए उज्जैन भेजा गया था। किनको? जीवक को, चंड प्रद्योत के, क्योंकि उन्होंने ऐसे कुछ कड़वी दवाई पिलाई थी जिससे मतलब ये डर कर भागे थे। तो उस टाइम पे चंड प्रद्योत के शासन में क्या था, भद्रवती का नाम की क्या थी, एक हथनी थी, जो एक दिन में क्या कर लेती थी, 50 योजन चल सकती थी। इस पर ही बैठकर क्या थे, जीवक क्या वहां से निकल गए थे अवंती से। ठीक है, और उन्हीं का पीछा करवाने के लिए राजा चंड प्रद्योत ने क्या किया था, अपने उनके एक दास थे काक, जो कि एक मतलब एक दिन में 60 योजन चलता था, वो उनको भेजा था। और फिर जो जीवक थे वो कौशाम्बी में क्या कर लिया था, इन्होंने पकड़ लिया था। तो थोड़ा सा मैंने ये आपको एक स्टोरी बता दी। तो जो अवंती था ना, एक और चीज फेमस थी, वो उत्तम कोटि के लोहे की खदानों के लिए भी फेमस था, जैसे यहाँ पर अस्त्र शस्त्रों का क्या है, निर्माण होता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, अवंती महाजनपद। ठीक है, आई होप तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग आते हैं चेदी महाजनपद पर। क्या आते हैं, चेदी महाजनपद। तो
चेदी जो महाजनपद था ये यमुना नदी के दक्षिण और केन नदी के क्षेत्र में अर्थात जो वर्तमान का बुंदेलखंड में क्या है स्थित था। मतलब एक जैन ग्रंथ है पंडवन भगवई, उसमें बताया गया, उसी से बताया गया कि आधुनिक बुंदेलखंड का क्या है पूर्वी भाग है। इसकी जो राजधानी थी या ये क्या थी, सुक्तिमती या शोत्तीवती थी। ठीक है। बाद में क्या हुआ, जो चेदी महाजनपद को मगध साम्राज्य नंद मौर्य काल में क्या है विलीन कर लिया गया था। ठीक है। तो आपको ये बताएं कहाँ है अभी प्रेजेंट में। ठीक है। 16 महाजनपद में से एक था, राजधानी थी शुक्तिमती या शोत्तीवती थी, और बाद में ये मगध साम्राज्य में क्या है इसको विलीन कर लिया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे महाजनपद क्या होते हैं, 2 कंप्लीट होते हैं। ठीक है। अब है तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, तो इसको ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। तो इसमें सामाजिक संरचना, लौह युग का प्रभाव, व्यापारिक मार्ग क्या कैसे थे। ठीक है। तो ये चीज आपको पढ़नी है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों के प्राचीन नवीन नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेबल, जो आपको क्या है पढ़नी ही है और नामों को याद करना ही है। ठीक है। ये है, पहला है एंशियंट नेम, ठीक है, करेंट नेम और उसकी क्या फीचर्स हैं। ठीक है। दशपुर, दशपुर अभी वर्तमान में क्या है मंदसौर, है ना। यहाँ पे क्या था कि सूर्य मंदिर यशोधर्मन के क्या है अभिलेख के लिए क्या है प्रसिद्ध। ठीक है। अब देखते हैं भेलसा दशाण महास्थान, तो ये विदिशा के क्या थे प्राचीन नाम थे। अब जो पुष्यमित्र शुंग एवं हेलियोडोरस के जो गरुड़ स्तंभ हेतु ये प्रसिद्ध है। ठीक है। तो इसके बताते हैं। अब जो शुंग वंश के वंशज उज्जैन से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। अब जो शुंग वंश के जो 8वें शासक थे ना भागवत, जिनको काशी पुत्र भागवत कहते हैं, इनके टाइम पीरियड में कौन था, ग्रीक राजा जो थे एंटियोलकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस जो है वो विदिशा आए थे। ये मैं थोड़ा आपको एक स्टोरी टाइप लिंक हो जाएंगी चीजें। दोनों ने यहाँ पे क्या करा था, भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। किन्होंने, हेलियोडोरस ने, और जिन्हें वर्तमान में खाम बाबा के नाम से क्या है जाना जाता है। तो ये इसलिए फेमस है विदिशा। ठीक है। अब आते हैं गोपाद्री, गोपगिरी या वत्स, तो ये ग्वालियर के प्राचीन नाम है। तो ग्वालियर में पता है कि कछवाहा और तोमर वंश की क्या रही है ऐतिहासिक राजधानियां रही हैं। ठीक है। ये है, इनको हम और डिटेल में आगे जब वंश पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे। एरिकन, तो ये एरण सागर। ठीक है। इसको हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि एरण से क्या है सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिले हैं 510 ईस्वी में। ठीक है। तो ये भी याद रखना है। त्रिपुरी, तो ये क्या है हमारे जबलपुर तेवर। ठीक है। तेवर गांव वहां पे ये तो कलचुरी राजवंश था यहाँ पर त्रिपुरी में। तो ये जो है कलचुरी राजवंश की क्या है राजधानी रही है। और कांग्रेस का जो 1939 अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन भी बोलते हैं, वो भी यही हुआ था, उसके लिए फेमस है। ठीक है। अवंतिका उज्जैनी कुमुदवती, तो ये उज्जैन के नेम है। ठीक है। उज्जैन के और भी ऐतिहासिक नाम है, अवंती, उज्जैनी, कुमुदवती के अलावा पद्मावती हो गया, अमरावती, विशाला, कनक श्रृंगा, है ना, अवंतिका। तो ये सब नाम भी क्या हैं उज्जैन के हैं। ठीक है। तो और भी स्पेशलिटी है कि जो बराह पुराण एवं अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में 7 प्रमुख स्थानों को जो है ना वो मनुष्य को मोक्ष देने वाली भूमि कहा है, उनमें से एक है अवंतिका। अवंतिका को भी कहा जाता है। इसलिए एक श्लोक भी है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारकावती शैव सत्यता मोक्ष दायिका। ठीक है। तो ये याद रखना है। ठीक है। अब उज्जैन की क्या है फेमस पॉइंट कि अवंती महाजनपद की राजधानी और महाकाल की क्या है ये नगरी है। ठीक है। ये है, और कहाँ है, शिप्रा नदी के किनारे बसा है क्या है उज्जैन, बसा हुआ है। ये पृथ्वी का क्या है नाभि स्थान भी इसको कहा जाता है, और महाकाल की नगरी तो हमें पता ही है। यहाँ पर हमको पता है कि प्रत्येक 12 वर्षों में क्या है कुंभ मेला लगता है ना। कब लगता है, मतलब कंडीशन ही बता रहे हैं, जब जो ग्रह और नक्षत्र होते हैं ना कि सिंह राशि में और बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य होने की स्थिति में क्या होता है यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। ठीक है। ये है, विक्रमादित्य सुने होंगे, है ना, यहाँ के राजा थे 58 ईसा पूर्व में। कौन थे 58 ईसा पूर्व में, विक्रमादित्य क्या थे, इधर के राजा थे। ठीक है। ये है, और जब उज्जैन, जब ये राजा थे इस टाइम पे इन्होंने 58 ईसा पूर्व में ही क्या है विक्रम संवत भी चलाया था। तो ये हमने इतनी सारी चीजें उज्जैन के बारे में देख ली। महेशमती, तो कहाँ, महेश्वर खरगोन अपूर भी वर्तमान में नया नाम। ठीक है। तो हाय वंश और रानी अहिल्याबाई की राजधानी रही है। तुंडीकेर, ठीक है, तो तुंडीकेर दमोह का पुराना नाम है ना, याद रखना है तुंडीकेर। तो ये प्राचीन जनपद काल का क्या है महत्वपूर्ण नगर है रहा है। फिर जिजाक भुक्ती मैंने आपको बताया था बुंदेलखंड का पुराना नाम था, है ना, खजुराहो छतरपुर का बोलेंगे क्योंकि उसी में आते हैं ये। तो चंदेल शासकों क्या है मूल क्षेत्र रहा है ये। शादियाबाद सिटी ऑफ जॉय कहाँ है, मांडू
धार का पुराना नाम। मालवा के सुल्तानों का क्या है, प्रमुख केंद्र रहा है, दिलीप नगर। तो दतिया का पुराना नाम जो था वो दिलीप नगर था। तो ये वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित क्या है, सतखंडा महल स्थित है यहाँ पर। कहाँ पर, दतिया में। तो हम और भी चीजें जब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल हो गए और भी अदर चीजें, तो उसमें ये सारी चीजें, ऐतिहासिक धरोहर, तो उसमें ये चीजें कवर हो जाएंगी हमारी, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको ये चीजें याद रखनी है। मानधाता, तो ये किसका पुराना नाम है, ओमकारेश्वर खंडवा का, है ना। तो राजा मुचकुंद द्वारा स्थापित किया गया था, और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, क्या है, ओमकारेश्वर, है ना। ये है। नलपुर, तो नरवर शिवपुरी का पुराना नाम था नलपुर। जो राजा नल थे और दमयंती की प्रेम कथा इससे क्या है, रिलेटेड है। खानदेश, तो बुरहानपुर का पुराना नाम क्या था, खानदेश। तो ये इसको गेटवे ऑफ साउथ बोला जाता है ना, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है इसको, खानदेश को। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें देखी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख ऐतिहासिक गुफाएं, है ना। भीमबेटका की गुफाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ है, अब्दुल्लागंज, रायसेन में है, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक एज से रिलेटेड है यहाँ पर। बहुत सारे प्रागैतिहासिक चित्र, शैल चित्र मिले हुए हैं, ठीक है। और इसकी खोज किन्होंने की थी, तो 1957-58 में विष्णु श्रीधर बाकड़कर जी ने की थी। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 5 दिसंबर 2003 में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो आपको ये डेट भी याद करनी रखनी है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है, विदिशा में। अब आपको ये जो लोकेशन है ना, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे उदय ने विदिशा में शादी की, ऐसे कोरिलेशन बना लो या कुछ भी ट्रिक, तो उदय जैसी आएगा, विदिशा याद आ जाएगा। तो उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है, विदिशा में है। अब जो ये उदयगिरी की गुफाएं काल की हैं, चौथी से 5वीं शताब्दी में। और यहाँ पर 20 गुफाएं हैं, ठीक है। कितनी, 20 गुफाएं हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं। जो गुफा क्रमांक 5 है ना, वहां पे भगवान विष्णु के बराह अवतार की क्या है, विशाल प्रतिमा है, ठीक है। किनकी, गुफा नंबर जो 5 है, वहां पे भगवान विष्णु के बराह अवतार की विशाल प्रतिमा है। और गुफा क्रमांक 1 से 20 जो है, ये जैन से रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि ये गुफाएं किस उससे रिलेटेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब बाघ की गुफाएं, बाघ के, ठीक है। तो ये कहाँ है, धार, बागनी नदी के तट पर। तो ये तो याद ही रहेगा, बागनी नदी तो याद रहेगी। धार कैसे याद रख लो आप, कि बाघ का जो मतलब उसकी बॉडी पे धार धार बनी होती है ना, लाइंस होती हैं, शेड कैसे रहते हैं, बाघ तो सबने देखा है ना। तो धार उससे याद हो जाएगा। तो ये क्या है, बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये अजंता के समकालीन है, ठीक है। यहाँ से क्या है, रंगीन भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है ना। और डेंजर फील्ड द्वारा खोजा गया था, किसको, बाघ की गुफाओं को। अब देखो, लोकेशन याद हो गई बाघ की गुफाओं की, कहाँ से है, धार में। बाघ में धार धार बनी रहती है उसकी बॉडी में, लाइंस, ठीक है। अब बाघ के आप सराउंड जाओगे अगर आसपास, तो वो आपके लिए क्या रहेगा, डेंजरफुल रहेगा ना। तो भैया उसकी उस फील्ड में मत जाओ पास में, क्योंकि वो डेंजर है। तो डेंजर फील्ड ऐसे याद रख सकते हो कि खोज किसने करी, डेंजर फील्ड ने करी, ठीक है। तो एक तो भीमबेटका की खोज, गुफाओं की खोज किसने करी थी, तो विष्णु श्रीधर बाकड़कर, वो तो याद ही रहेगा। और बाघ की गुफाओं की करी थी डेंजर फील्ड द्वारा खोज। अब भरथरी की गुफाएं कहाँ पे हैं, उज्जैन में है। ये परमार कालीन है, ठीक है, 11वीं सदी की है। और राजा भर्तहरि की जो साधना स्थली रही है, ठीक है। और अपने रंगीन चित्रकारी के लिए क्या है, भर्तहरि की गुफाएं जानी जाती है। मारा की गुफाएं, तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं, मारा रोली, रोली ने मारा था, तो सिंगरौली याद रहेगा ऐसे में। ये क्या है, बुद्धकालीन गुफाएं हैं, है ना। और इसके कुछ भाग हैं, जैसे रावण मारा, जलजालिया मारा आदि, इसके क्या है, भाग है मारा की गुफाओं के। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं, तो ये कहाँ है, रायसेन, पाटनी गांव रायसेन में है, ठीक है। ये है मृगेंद्र नाथ की गुफाएं, कहाँ है, पाटनी गांव रायसेन। तो आपकी कुछ इसके कोरिलेशन बना लेना, तो जिससे याद रखने में हेल्पफुल रहेगा। इसकी खोज जो हुई थी वो 2009 में हुई थी। और जो मृगेंद्र नाथ की गुफाएं है ना, इनकी तुलना भीमबेटका के चित्रों से की जाती। तो ये बहुत ही क्या है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपको ये याद रखना है कि जो मृगेंद्र नाथ की गुफाएं, इनकी तुलना भीमबेटका के शैल चित्रों से की जाती है। अब आते हैं पांडव की गुफाएं। तो ये कहाँ है, पचमढ़ी नर्मदापुरम में पांडव की गुफाएं। महाभारत काल से संबंधित है, ठीक है। जब पांडवों ने अपना अज्ञातवास का कुछ समय क्या है, यहीं को बिताया था, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, पांडव गुफाएं। कहाँ पे है, पचमढ़ी नर्मदापुरम। फिर विलोआ गुफाएं, कहाँ, विलोआ की गुफाएं कहाँ है, ग्वालियर में है। कहाँ, ग्वालियर में। क्या है, शैलकृत शिव प्रतिमाएं हैं, 11वीं से 12वीं शताब्दी के।
से रिलेटेड है। अब शंकराचार्य की गुफाएं तो कहाँ है? ओमकारेश्वर, खंडवा। ये आदि गुरु शंकराचार्य यही अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से क्या है? दीक्षा ली थी। यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट गुफाएं देखी हैं। भीमबेटका, उदयगिरी, बाघ, भरथरी, मारा, मृगेंद्रनाथ, पांडव, विलोआ, शंकराचार्य की गुफाएं। तो ये आपको उनके क्या करना है? उनसे संबंधित जो भी काल है, धर्म विशेषताएं, उनको याद रखना है और उनका मेन है लोकेशन, वो भी याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं इनसे, तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट कवर कराया है। यहाँ पर कुछ हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं मेंस एंड प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो ये आपको देखना है ना ये चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, वैदिक महाकाव्य महाजनपद काल। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे पॉइंट्स को कवर किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।